मेरा बेटा, कल गांव तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। भैया तो सच में भाभी के जाने के बाद एकदम से बहुत कमज़ोर और बूढ़े दिखने लगे हैं। हाँ बुआ जी, शरद हमेशा ही वीडियो कॉल पर बातें करते हैं, पर क्या करें। अम्मा की 13वीं के बाद हमने बाबूजी को कितना कहा कि हमारे साथ चलकर रहें। उन्होंने तो जिद ही पकड़ ली थी कि अम्मा की बरसी से पहले घर के दरवाजे बंद नहीं करेंगे। सो तो है बेटा, 2 दिन रही वहां पर। भैया को देखकर मन भर उठता था। जब चलने लगी तो उनकी नम आंखें देखी नहीं गई। बड़ी मुश्किल से 1 साल पूरे होने को हैं। पंडित जी से हवन के बारे में पूछ लिया है। आज से ठीक 2 महीने बाद की तारीख है। तुम लोग भी अपनी टिकटें करवा लेना। हाँ बुआ जी, मैं सोच रही हूँ कि 8-10 दिन पहले आ जाएंगे, क्योंकि हवन के बाद तो 2-4 दिन बाद ही निकलना पड़ेगा। बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम है। अच्छा, एक बात तो बताइए बुआ जी, क्या दोनों बच्चों का आना ज़रूरी है हवन के लिए? बेटा, यहाँ बात ज़रूरी या गैर ज़रूरी नहीं है। भैया को अच्छा लगेगा। फिर उनकी दादी का आखिरी हवन है, ले आना। रुपया पैसा तो आना जाना होता है। हाँ, ये भी सही है कि टिकट में लाखों रुपया लगता है। नहीं नहीं बुआ जी, बात रुपए की नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आजकल मेरी मम्मी यहीं कनाडा में हमारे पास आई हुई हैं। बच्चे उनके पास रुक जाते। पर आपने भी ठीक कहा कि बाबूजी को अच्छा लगेगा। मैं उन्हें लेकर आऊंगी। इस तरह मीरा ने बुआ सास के साथ सास की बरसी पर जाने का प्रोग्राम बना लिया और निश्चित समय पर पति और बच्चों के साथ इंडिया पहुंच गई। शरद और मीरा ने बच्चों के साथ बाबूजी की हर एक छोटी से छोटी इच्छा का ध्यान रखते हुए बरसी का हवन संपन्न किया। 2 दिन रहने के बाद मीरा ने बुआ जी की सहायता और मार्गदर्शन में घर का सामान समेटना शुरू कर दिया। पहले तो बाबूजी ने जाने में आनाकानी की, पर बहू बेटा और पोते पोती विशेष रूप से बुआ जी की सलाह मानते हुए कनाडा जाने के लिए तैयार हो गए। ये तो अच्छा था कि शरद ने अम्मा और बाबूजी का पासपोर्ट बहुत पहले ही तैयार करवा दिया था और अम्मा के गुजरने के 10 महीने बाद ही फुफेरे भाई की मदद से वीज़ा का कार्य भी पूरा हो गया था। अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाते हुए बाबूजी के चश्मे के नीचे से आंसुओं की झड़ी लग गई। अपनी छोटी बहन के हाथ को पकड़कर बाबूजी ऐसे रोए कि घर वालों के साथ साथ बाबूजी को विदा करने आए पड़ोसियों की आंखें भी छलछला गई। ऐसे में शरद और मीरा ने दोनों ओर से ऐसा सहारा दिया मानो वे बाबूजी को आश्वस्त कर रहे हों। एक भरे पूरे परिवार में उनके अस्तित्व का, उनके मान सम्मान का और उन्हें ही उनकी परवरिश पर विश्वास करने का। बाबूजी को कनाडा आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था, पर वे घर में ऐसे रहते जैसे कुछ दिनों के मेहमान। मीरा और शरद ने बहुत से भारतीय लोगों से जान पहचान करवा दी थी। हर रोज बच्चे भी उन्हें लेकर पार्क जाते और मीरा की मम्मी भी अक्सर उनसे बातें करके वर्तमान में खुश रहने के लिए प्रेरित करती। पर बाबूजी के चेहरे पर एक खामोशी सी छाई रहती थी। शुरू में तो ऐसा होना स्वाभाविक था, पर लाख कोशिश के बावजूद भी बाबूजी हमेशा डरे डरे से रहते थे। मीरा कुछ दिनों से बाबूजी के व्यवहार को बारीकी से समझने की कोशिश कर रही थी। उसने ध्यान दिया कि अक्सर बाबूजी ऐसे कार्यों को करने के लिए उठते हैं जिन्हें भारतीय परिवारों में अपने बड़ों से करवाना बुरा समझा जाता है। जैसे मेज से सबके झूठे बर्तनों को समेटकर साफ करने की कोशिश करना, डस्टिंग करने चल पड़ना, जूतों पर पॉलिश करने बैठ जाना। एक दिन मीरा ने शरद से कहा, क्या तुमने बाबूजी की बातें और व्यवहार पर गौर किया है? बाबूजी अखबार पढ़ते समय तुम्हारे आने पर अचानक खड़े हो जाते हैं, अखबार तुम्हारी तरफ बढ़ा देते हैं, कभी अपनी मर्जी से नहा लेकर कुछ खाते हैं और अपनी कोई इच्छा बताते हैं। घर के काम करना या मदद करने में कोई बुराई नहीं है, पर जो काम बाबूजी करने बैठते हैं
वो तो उन्होंने कभी किए ही नहीं। हाँ मीरा, अब तुम्हारे कहने पर ध्यान जा रहा है। क्या हो गया है बाबूजी को? तुम मम्मी से पूछो कि क्या हो सकता है। नहीं शरद, मम्मी नहीं, इस मामले में हमारी सबसे ज़्यादा सहायता बुआ जी कर सकती हैं। अम्मा के बाद बुआ जी ही सबसे ज़्यादा समय बाबूजी के साथ रही हैं। पर इस 1 साल में बुआ जी ने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की। कहीं बाबूजी किसी मानसिक बीमारी के शिकार तो नहीं हो गए? चलो आज ही बुआ जी से बात करती हूँ, तुम भी साथ ही रहना। दोनों ने बुआ को फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन एंगेज आ रहा था। चलो तब तक बाबूजी को थोड़े फल काट कर दे आती हूँ। अपने आप तो कुछ भी लेकर नहीं खाते। फल काट कर ले जाती साक्षी अचानक बाबूजी की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। उर्मिला, बस अब तो वापस आना चाहता हूँ। बेइज्जती होने से पहले ही आने में भलाई है। नहीं, अभी तक तो सब कुछ ठीक है, पर तुझे याद है ओम प्रकाश जी, पत्नी की मृत्यु के बाद लड़का मथुरा ले गया था। फिर जो हालत हुई बेचारे की, सारी उम्र शेर बन के रहने पर जीवन के आखिरी दिनों में नौकर से भी गई गुजरी हालत हो गई थी। मैं तो बिना कहे ही 2-4 काम कर देता हूँ। किसी दिन कुछ कह दिया तो क्या रहेगी। मैंने तो देख आने से पहले ही सोच लिया था कि किसी के घर जाकर नहीं पड़ूंगा। तेरी भाभी धोखा दे गई। अब तो सांसें पूरी करनी है, रह लूंगा अकेले। शान तो उसके साथ चली गई, अब तो मन मार कर दूसरों की सुननी ही पड़ेगी। इतने में साक्षी अंदर आकर बोली, अच्छा बाबूजी, आज समझ आया कि आप क्यों इतने चुप चुप रहते हैं। असल में ओम प्रकाश अंकल के बहू बेटों की करने की सजा हमें मिल रही है। बाबूजी, किसी और पे ना सही, पर अम्मा की परवरिश और संस्कारों पर तो विश्वास रखिए। बाबूजी, ये उम्र हमारी भी तो आएगी। क्या कोई माँ अपने बच्चों के सामने गलत उदाहरण पेश करेगी? और अपनी परवरिश पर मुझे पूरा भरोसा है भाई साहब। इसी बीच मीरा की मम्मी भी अंदर आकर बोली, भैया, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहिएगा। बेबुनियाद विचारों को दिल से निकाल दीजिए। चल उर्मिला, फोन रखता हूँ। बहू फल काट कर लाई है। कटे फलों को ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए। अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।